स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी यूनिट 1 टॉपिक 1 में असेसमेंट और उसके कंसेप्ट की। आज उसी टॉपिक पर आगे मूव करते हुए हम बात करने जा रहे हैं असेसमेंट की इम्पोर्टेंस की, कि ये जो कंसेप्ट नया लाया गया है और जिसके ऊपर पूरा एक पेपर बेस किया गया है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप चौक बोर्ड पर देख सकते हो, आप जो इम्पोर्टेंस है असेसमेंट की, आकलन का जो महत्व है, उसको हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया है, या हमने उसको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है। पहली इम्पोर्टेंस हम देखते हैं इसकी स्टूडेंट्स की रिगार्डिंग, दूसरी हम देखेंगे टीचर्स के रिगार्डिंग या फॉर टीचर्स, और तीसरी देखेंगे पेरेंट्स की रिगार्डिंग या अभिभावकों के लिए क्या महत्व रखता है आकलन। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है असेसमेंट की। तो जाहिर सी बात है, देखिए असेसमेंट की कल भी हमने बात की थी। इसको लाया गया है टीचर की टीचिंग इम्प्रूव करने के लिए, स्टूडेंट्स की लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए, और इन दोनों माध्यमों से ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव करनी है तो इसके पिलर्स पहले इम्प्रूव होने चाहिए। पिलर्स कह लूँ मैं, या स्टेक होल्डर्स कह लूँ, या मैं ये कहूँ कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़े हुए घटक। तो वो 3 घटक कौन से हैं जो मुख्यतः जुड़े रहते हैं? वो हैं यही स्टूडेंट्स, टीचर्स और अल्टीमेटली सोसाइटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है पेरेंट्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंस की। तो इसमें पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि जो असेसमेंट है वो डायग्नोस्टिक पर्पस सोल्व करता है। इसे हिंदी में कहते हैं निदानात्मक कार्यों की पूर्ति करना। तो बच्चों, डायग्नोस्टिक क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, डायग्नोस्टिक होता है निदान करना। जैसे डॉक्टर किसी भी अपने पेशेंट को दवाई लिखने से पहले या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले डायग्नोस करता है कि इसे क्या है, इसे दिक्कत क्या है, या डिजीज़ कौन सी से ये सफ़र लग रहा है। और डायग्नोस करने के बाद ही ऑप्टिमम उसको जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। उसी तरह या उसी नोट पर यहाँ टीचर है, तो टीचर जो है वो किसको डायग्नोस करता है? टीचर डायग्नोस करता है स्टूडेंट को। क्या डायग्नोस करता है? लर्निंग। तो वो टीचर वाले पार्ट में हो जाएगा डायग्नोसिक। लेकिन यहाँ स्टूडेंट जब खुद को डायग्नोस करना चाहे कि मैं लर्निंग स्तर के कौन से फेज़ पर खड़ा हूँ, 1 हफ्ता हो गया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होते हुए, या 1 यूनिट कवर हो गई, या 1 यूनिट का 1 चैप्टर कवर हो गया, तो मुझे कितना आता है, मैं कितने पानी में हो जाए, मुख्यतः हम बोल देते हैं लेमन लैंग्वेज में कि मेरी लर्निंग का स्तर क्या है, मेरे निगम का लेवल क्या है। तो उस डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए असेसमेंट ही हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? टीचर पढ़ाएगा, पढ़ाने के बाद टीचर असेसमेंट करेगा। तो जब टीचर असेस कर रहा है, चाहे वो किसी भी माध्यम से कर रहा हो, जो वो मान लो क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो जब अगर स्टूडेंट को जवाब आता होगा उस क्वेश्चन का, तो वो कॉन्फिडेंट फील करेगा, वो डायग्नोस अपने आप को कर पाएगा कि हाँ, सर ने सवाल पूछे, मैडम ने सवाल पूछा, मुझे आता है। इसका मतलब वो खुद अपना डायग्नोसिस कर सकता है कि मेरी लर्निंग कहाँ तक है, एज पर टीचर्स एक्सपेक्टेशन है या नहीं है। तो पहला जो मेन पर्पस है जो असेसमेंट पूरा करता है, या जो इसका पहला मेथड वो है डायग्नोस्टिक। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा हमारा है प्रोवाइड्स फीडबैक। अब देखिए, असेसमेंट जाहिर सी बात है डिपेंड तो टीचर पर ही है, इसकी जिम्मेदारी। लेकिन जब बच्चों का डायग्नोसिस होगा तो उस डायग्नोसिस के बेस पर या उस असेसमेंट के बेस पर बच्चों को फीडबैक मिलेगी। कोई ओरल टेस्ट लिया टीचर ने, फिर उसके बाद टीचर ने फीडबैक दिया, या रिटन टेस्ट लिया तो मार्क्स के बेस पर, या कंटेंट कैसे लिखा है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया है, उसके बेस पर टीचर फीडबैक देगा। वो लिखकर भी दे सकता है टेस्ट पेपर पर, या पूरी क्लास में रोल नंबर वाइज भी या नेम वाइज भी उनको बता सकता है। तो जब ऐसा होगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स को फीडबैक मिलेगी उनकी लर्निंग की रिगार्डिंग। और ये फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनको मोटिवेट करने के लिए। तो ये जो दूसरा पॉइंट है हमारा, ये जाकर कनेक्ट हुआ हमारे 5वें पॉइंट से, जिसमें हमने लिखा है कि असेसमेंट उनको मोटिवेट करता है। तो जाहिर सी बात है, फीडबैक मिलेगी, इमीडिएट फीडबैक मिलेगी, तो बच्चे मोटिवेट होंगे। कौन से बच्चे मोटिवेट होंगे? हर तरह का बच्चा मोटिवेट होगा। ऐसा नहीं है कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं खाली वही मोटिवेट होंगे।
जिनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है उनको भी मोटिवेशन मिलेगी जब उनको पता चल जाएगा कि कारण क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं आती है। तो उस नहीं का जब हमें पता चल जाता है, कोज़ हमें पता चल जाता है, तो हम उसके लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई रेमेडी अपनाते हैं। तो स्टूडेंट अपने पार्ट पर भी अपनाएगा, टीचर की हेल्प लेगा, पेरेंट की भी हेल्प लेगा और उस लर्निंग पाथ पर वो वापस आएगा, कमी थी उसको दूर करेगा, तो जाहिर सी बात है वो भी मोटिवेट होगा। तो दोनों ही तरह के स्टूडेंट मोटिवेट होंगे। कौन कौन से? जिनको पॉजिटिव फीडबैक मिला है, जिन्होंने अप टू द मार्क उनकी लर्निंग पाई गई। दूसरा, जिनको नेगेटिव फीडबैक मिला है, जिनकी लर्निंग अप टू द मार्क नहीं पाई गई थी। तो हमारा पर्पज़ ही यही है कि पूरी क्लास को असेसमेंट के जरिए टीचर अपने साथ लेकर चले, और जब साथ लेकर चलेगा तो ही उस लर्निंग का फ़ायदा है। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसको हमने लिखा है कि इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मास्टरी लर्निंग। अब देखिए, हमने कल भी बात की थी कि असेसमेंट इम्प्रूवमेंट लाता है। तो इम्प्रूवमेंट जो है, सुधार जो है, वो खाली ये नहीं कि कमियों में ही होते हैं। एक बच्चे में कमी नहीं है लेकिन लर्निंग का उसका जो लेवल है, हम कहें 70% है लर्निंग का जो एक लेवल हम मान लें, या वो लेवल बी पर खड़ा है, तो बी वाले को ए पर लेकर आना है, ए वाले को ओ पर लेकर जाना है। और इस पूरी को हम जनरल टर्म कहते हैं मास्टरी लर्निंग, इसको हम बोलते हैं स्वामित्व अधिगम। तो असेसमेंट करते हुए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी बच्चों को अधिगम के वो अवसर प्रदान किए जाते हैं जिनके जरिए बच्चे कंटेंट पर या विषय वस्तु पर अपनी मास्टरी कर सकें। और मास्टरी लर्निंग ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का या उसको चलाने का। ये पर्पज़ नहीं है हमारा कि 70% ले लिए, चलो जी नेक्स्ट क्लास में भी 70% आ जाएंगे तो इट्स ओके। लेकिन 70% आ गए हैं, कंटेंट क्लियर नहीं है, कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसको अचीव करवाया जाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें असेसमेंट प्रोवाइड कर देता है बच्चों के लिए। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जिसको हमने लिखा है सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी कि स्व मूल्यांकन। कि बच्चा असेसमेंट के ज़रिए, अब असेसमेंट में ऐसा नहीं है कि हर बार क्वेश्चन या टेस्ट ही लिया जाएगा, ओरल या रिटन। असेसमेंट के जरिए जैसा आप लोगों को फर्स्ट ईयर में दिया गया था, क्या असाइनमेंट लिखने के लिए टीचर दे सकता है। तो जब बच्चा असाइनमेंट लिख रहा है तो उसके लिए वो सभी माध्यम यूज़ कर सकता है, वो नोट्स यूज़ कर सकता है, वो बुक्स यूज़ कर सकता है, वो एनसाइक्लोपीडिया यूज़ कर सकता है, वो लाइब्रेरी की हेल्प ले सकता है, वो अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकता है, वो इंटरनेट की हेल्प ले सकता है। तो जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सब की हेल्प वो ले सकता है। और वो हेल्प लेने के बाद जब बच्चा दिए गए प्रोजेक्ट को या असाइनमेंट को करता है या करने के प्रोसेस में जाता है, तो ये पाता है कि मुझे क्या आता था, मेरी नॉलेज कहाँ लाई करती थी, या मुझे क्या पता था और मुझे अब इसमें क्या डालना है। तो इन सारे कार्यों से गुजरते हुए बच्चा खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा स्कूल से कॉलेज लेवल पर मूव करता है, वहाँ इस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो और भी बढ़ जाती है। जब तक हम बीइंग ए स्टूडेंट या बीइंग ए लर्नर खुद को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम क्या सीख पाए हैं या हमें क्या आता है। तो इसमें भी हेल्प करता है हमारी असेसमेंट। नेक्स्ट, मोटिवेट, ये इससे मैंने कनेक्ट करके आपको बता दिया। फीडबैक मिलेगी तो बच्चों को वो मोटिवेट करने के काम में लेकर आएगा टीचर। लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है इट प्रिपेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म लर्निंग या लाइफ लॉन्ग लर्निंग। प्यारे बच्चों, आपने फर्स्ट ईयर के आपका पेपर है एक लर्निंग एंड टीचिंग, उसमें लर्निंग की डेफिनेशन या उसके कंसेप्ट को पढ़ा है आपने। तो लर्निंग को जब आपने पढ़ा है कंसेप्ट को, तो एक चीज़ मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता चल गई होगी कि लर्निंग जो है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो लेकिन इस बात को हमारे सो कॉल्ड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स या जो भी एकेडमिक कैरियर को फॉलो कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कॉलेज पूरा हो गया, लर्निंग स्टॉप्स, यूनिवर्सिटी पूरी हो गई, लर्निंग स्टॉप्स, पीएचडी हो गई, लर्निंग स्टॉप्स, एमफिल हो गई, लर्निंग स्टॉप्स। बट
लर्निंग नेवर स्टॉप्स इन एनी सिचुएशन। एक आदमी या कोई भी इंडिविजुअल जो स्कूल भी नहीं गया है, कभी पढ़ा भी नहीं है, वो भी लर्निंग कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लर्निंग फॉर्मली होती है, लर्निंग इनफॉर्मल भी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को चलाने के लिए या लर्निंग को लॉन्ग टर्म पर्पस बनाने के लिए असेसमेंट इसमें हेल्प करता है। असेसमेंट की इम्पोर्टेंस है। जब बच्चे ये देखेंगे कि भाई जो हमने क्लास में सीखा था वो थोड़ा सा कम है, बुक में कुछ ज़्यादा है, ऐड ऑन करेंगे, फिर वो किसी और रिसोर्स की तरफ जाएंगे, मान लो इंटरनेट या गूगल पर देखेंगे, तो दो बातें उनको और नहीं पता चलेंगी। ठीक है जी, उनका दायरा बढ़ गया लर्निंग का। अब उसके बाद वो उस क्लास को पास करने के बाद या कोर्स को पास करने के बाद वो जॉब में जा रहे हैं। जॉब में जाएंगे, थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन हो जाएगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो क्या डिफरेंस होगा कि जो अब उन्होंने सीखा था कॉलेज में, उसको उनको उपयोग में लेकर आना है अपनी जॉब के दौरान। तो जॉब में जाने के बाद भी उनको उनके सीनियर से या स्कूल के उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से सीखने को मिलेगा। तो वहाँ लर्निंग फिर प्लस हो गई। इसके बाद हम कहते हैं कि अनुभव के साथ आदमी की जो टीचिंग है या जो भी कोई स्किल है वो इम्प्रूव होती है, इफेक्टिव बनती है। तो वो क्या ऐड ऑन होता जा रहा है, उसका टाइम जो वो स्पेंड कर रहा है उस प्रोफेशन में, तो लर्निंग चल रही है। तो इसी तरीके से उस पर्टिकुलर चीज़ को समझाने की यहाँ पहली कोशिश की जाती है आकलन के ज़रिए कि भाई लर्निंग ऐसी चीज़ नहीं है कि आज पढ़ लिया कल स्टॉप हो गया। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आप जितना सहेज कर रखोगे, जितना आप उसको उपयोग में बार बार लाओगे, वो उतना बढ़ता चला जाएगा, उसमें प्लस 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 होता चला जाएगा। तो ये बात हुई कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो हमने स्टूडेंट के रेफरेंस में बात की है कि स्टूडेंट्स को असेसमेंट कैसे हेल्प करता है। क्लियर। अब हम वो करते हैं टीचर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन की आपकी बीइंग ए टीचर क्या हेल्प करने वाला है असेसमेंट। तो पहले दोनों पर्पस सेम है। यहाँ डायग्नोज करवाया था स्टूडेंट को उनकी लर्निंग की रिगार्डिंग, यहाँ डायग्नोज कराएगा टीचर्स को उनकी टीचिंग के रिगार्डिंग कि उनकी टीचिंग कैसी चल रही है, उसमें कोई खामी है तो उसको दूर करना है, कैसे दूर करना है। दूसरा, खामी बता देगा, जाहिर सी बात है, कोर्स बता देगा तो फीडबैक मिल जाएगी टीचर को भी, और जब टीचर को भी फीडबैक मिलेगी तो वो उसमें जाहिर सी बात है इम्प्रूवमेंट लाएगा, अप टू डेट करेगा उसको। तो दोनों पर्पज़ यहाँ लगभग सेम है। थर्ड पॉइंट है सी, इट हेल्प्स इन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो पहले वाले दो घटक जो पूरे हो जाएंगे, पहले वाले दो काम जब असेसमेंट कर देगा टीचर के लिए, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट की लर्निंग इंप्रूव हो गई, टीचर की टीचिंग इंप्रूव हो गई। तो ओवरऑल क्या हो गया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो पूरी थी वो प्रभावशाली बन गई, वो इफेक्टिव बना दी असेसमेंट ने। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं टू मैनेज एंड अप्लाई कोर्स कंसेप्ट्स। अब देखिए, कंसेप्ट्स को पढ़ाना समझाना टीचर का पार्ट है, टीचर की जिम्मेदारी है, हम सभी इस बात को मानते हैं, जानते हैं। अब कहते हैं उन कंसेप्ट्स को मैनेज कैसे करना है, उनको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है, ये चीज़ें भी तो टीचर ही सिखाएगा कि भाई ये फॉर एग्जांपल माइक्रो टीचिंग है, मेगा टीचिंग है आपके सिलेबस में, रियल टीचिंग है, तो ये तो आपको करनी है ना। तो रियल टीचिंग सीखोगे तभी तो स्कूल में जाकर पढ़ा पाओगे। तो उस रियल टीचिंग को मैनेज कैसे करना है, उसके स्टेप्स कैसे आपको सीखने हैं, कैसे आपको उसको अप्लाई करना है, तो वो चीज़ भी असेसमेंट के ज़रिए आप लोग प्रैक्टिस करोगे। रियल टीचिंग की मेगा टीचिंग की फॉर्म में कॉलेज में करोगे और रियल टीचिंग की फॉर्म में स्कूल्स में जाकर करोगे, लेकिन आपके ऊपर ऑब्जर्वर रहेंगे, यहाँ सुपरवाइज़र रहेंगे जो आपको असेस करते रहेंगे, आपकी कमियों को बताते रहेंगे कि लेसन प्लानिंग में क्या कमी है, डिलीवरी में उसकी क्या कमी है, टीचिंग एड कैसा था, ओवरऑल आपकी प्रेजेंटेशन कैसी थी, क्लासरूम आपने हैंडल की या नहीं की। तो ये बात हुई कंसेप्ट्स को मैनेज और अप्लाई करने की, जिसको करवाया जाता है असेसमेंट के ज़रिए। नेक्स्ट कहता है इट डेवलप्स इम्पोर्टेंट लर्निंग एट्रीब्यूट्स, मतलब गुण लाइक कोलैबोरेटिव लर्निंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एट्सेट्रा। तो इनडायरेक्टली जब असेसमेंट को टीचर, चाहे आप पीपल टीचर आप अपनी बात कर लें, चाहे मैं बीइंग ए टीचर अपनी बात कर लूँ, अगर असेसमेंट को हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक अभिन्न
हिस्सा या अभिन्न अंग बना लेते हैं तो वो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स, कुछ ऐसे गुण हमारे अंदर डेवलप कर लेता है जिसकी हमें ज़रूरत है आगे आने वाले टाइम में। फॉर एग्जांपल जैसे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना। टीचर क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा जवाब देगा, खड़े होकर जवाब दे रहा है, वो बोल कर बता रहा है, या टीचर ने क्वेश्चन पूछा, बच्चा लिख कर बता रहा है। तो इससे क्या इम्प्रूव हुआ? लैंग्वेज उसकी कौन सी? ओरल क्वेश्चन है तो ओरल लैंग्वेज, रिटन क्वेश्चन है तो रिटन लैंग्वेज, तो कम्युनिकेशन इनडायरेक्टली इम्प्रूव हो गया। इसके साथ साथ मान लो कोई प्रोजेक्ट टीचर क्लास में दे देता है टीम बांट कर, भाई 1 से रोल नंबर 3 की एक टीम, 4 से 6 की एक टीम, 3-3 के ग्रुप बना दिए और ग्रुप को टास्क दे दिए करने के लिए जिसको टीचर को असेस करना है। अब ग्रुप में कोई बच्चा काम कर रहा है तो वो अपना जो उसका 100% है वो देगा, जो उसकी पर्टिकुलर एक खासियत है, जो उसका पोटेंशियल है, जो उसका कॉम्पिटेंस है उसमें डालेगा और दूसरों से जो उनकी कॉम्पिटेंस है वो शेयर करेगा। तो इससे क्या होगा? एक तरह का सहयोग उनके अंदर होगा। इसे कहते हैं हम कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग, जो कि इनडायरेक्टली असेसमेंट के ज़रिए टीचर ने उनके अंदर डेवलप करवाने की कोशिश की है। तो प्यारे बच्चों, आपको भी कुछ ऐसी प्रविधियाँ, कुछ ऐसे प्रोसीजर असेसमेंट के ज़रूर अपनी टीचिंग में उपयोग में लेकर आने हैं, जिसके ज़रिए आप बच्चों के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स या गुणों को इनडायरेक्टली डेवलप करवा सकें। लास्ट बट नॉट लीस्ट कहते हैं कि प्रैक्टिस फॉर कोर्स लर्निंग स्किल्स। तो जब भी कोई कोर्स होता है स्टूडेंट, तो उसकी कुछ कोर्स स्किल्स होती हैं। अगर कोर्स स्किल्स की लर्निंग नहीं हुई या वो स्किल डेवलप नहीं हुई तो उस लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं। फॉर एग्जांपल, आप हमारे यहाँ बीएड करने के लिए आए और आपको क्लास में खड़ा होना नहीं आता, आपको क्लास को मैनेज करना नहीं आता, आपको माइक्रो टीचिंग स्किल्स का नहीं पता, आपको टीचिंग एड्स बनाना नहीं आता या उन्हें यूज़ करना नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ? आपको बीएड कोर्स की कोर लर्निंग स्किल्स का नहीं पता, और कोर लर्निंग स्किल्स का नहीं पता तो उस कोर्स को, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति है वो एमबीबीएस की डिग्री कर आ गया, लेकिन वो पेशेंट डायग्नोज नहीं कर पा रहा, दवाई नहीं उनको दे पा सकता, तो क्या फ़ायदा उस डिग्री का? कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोर कोर्स लर्निंग स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए असेसमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जो टीचर की हेल्प करेगा। जब टीचर बार बार चेक करने की कोशिश करेगा असेसमेंट के ज़रिए कि क्या ये स्किल डेवलप होगी या नहीं हुई तो कितनी हुई, कम हुई, ज़्यादा करना है, ज़्यादा होगी, ओके, और उस साइकिल को वो पूरा करवाएगा, उस लर्निंग स्किल्स को वो डेवलप करवाने की पूरी कोशिश करेगा अगर वो असेसमेंट को अच्छे से उपयोग में लेकर आता है। तो ये थी बात कि टीचर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है असेसमेंट। तो प्यारे बच्चों, जो दोनों एलिमेंट्स या दोनों क्लासिफिकेशन के ज़रिए हमने डिफरेंट पॉइंट्स की बात की है, इनसे एक चीज़ बड़ी अच्छे से निकल कर आती है, आप कंक्लूड कर सकते हो कि असेसमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के कंटेक्स्ट में। अगर इसको अच्छे से उपयोग में लाया जाए तो स्टूडेंट का भी भला होगा और टीचर की भी टीचिंग इफ़ेक्टिव बनेगी। अब ये दोनों पार्टीज़ मान लो सेटिस्फाई हो गई, अब बचा कौन? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स की क्या हेल्प करता है? फर्स्ट पॉइंट है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर इम्प्रूवमेंट्स। असेसमेंट जब टीचर करेगा तो ये नहीं है कि वो अपने पास रख लेगा या खाली प्रिंसिपल को बता दिया काम चल गया। आपको पता है कि आजकल जो है प्राइवेट स्कूल्स में या अब तो पब्लिक स्कूल्स में भी हो गया है, पीटीएम एक फ्रीक्वेंट मोड पर कंडक्ट की जाती है, एक उसको एकेडमिक कैलेंडर का पार्ट बनाया गया है। तो जब पीटीएम होगी तो असेसमेंट के ज़रिए जो आकलित किया है टीचर ने, वो सारी सूचना टीचर पेरेंट्स से शेयर भी करेगा, डिस्कस भी करेगा, और पेरेंट्स भी चाहते हैं जब पीटीएम में आते हैं कि हमें बताया जाए कि हमारा बच्चा किस किस पक्ष में अच्छा है, किस किस पक्ष में कमज़ोर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली टीचर को? असेसमेंट से मिली, आकलन से मिली। मिलने के बाद उसने खुद भी यूज़ में लेकर आएगा, वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाएगा, पेरेंट्स को भी शेयर करेगा। क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आज के टाइम में एक ऐसा टास्क बन गया है, ये सिंपल नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, जिसमें हर एक का कोऑपरेशन ज़रूरी है। टीचर का, फेलो टीचर्स का, सीनियर टीचर्स का, स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स का, सोसाइटी का, पेरेंट्स का, सबका।
तो जब पेरेंट का कोऑपरेशन चाहिए तो पेरेंट को इन्फॉर्मेशन तो आपको देनी पड़ेगी। तो पेरेंट से जब आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे तो वो भी अपने बच्चों पर ध्यान देंगे, ओवरऑल और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे अपने स्टूडेंट से। दूसरा इसमें पॉइंट है डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंसिटिविटी टुवार्ड्स अदर एट्सेट्रा। तो जब बच्चा इनडायरेक्टली असेसमेंट से गुजरेगा तो कुछ ऐसी चीज़ें वो फील करेगा, वो कोऑपरेशन सीखेगा, जिम्मेदारी की भावना उसमें आएगी, डिग्निटी फॉर लेबर वो सीखेगा, वो सेंसिटिव होगा किसकी तरफ, दूसरे अपने फेलो स्टूडेंट्स की समस्याओं की तरफ भी, इनको क्या समस्या थी, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तब जब ये क्वालिटीज़ उसके अंदर इनडायरेक्टली डेवलप होंगी तो वो इन चीज़ों को अपने पेरेंट्स से भी शेयर करेगा या पेरेंट्स उससे शेयर करेंगे। तो जाहिर सी बात है जो एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की बात है या ओवरऑल डेवलपमेंट का हमारा जो गोल है एजुकेशन का, वो पूरा हो पाएगा जब तीनों मिलकर चलेंगे। तीनों कौन कौन? स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और पेरेंट्स की फॉर्म में सोसाइटी। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि असेसमेंट एक ऐसी चीज़ है जो ना केवल स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, बल्कि पेरेंट्स की भी हेल्प करती हैं। उन्हें ये बताती हैं कि उनको उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए कैसे आगे मूव करवाया जाना चाहिए। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही। आगे हम इससे जुड़े दूसरे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।